धारावाही प्रणालिका एक दंड चुंबक की तरह, कि धारावाही प्रणालिका जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो फिर इसकी एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखना चाहते हैं। बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की तरह, ये हमारा आर्टिकल है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक धारावाही प्रणालिका बनाई है। आप देखिए, ये जो हमने धारावाही प्रणालिका बनाई है, इसका यहाँ पर हमने एक मध्य बिंदु ले लिया। मध्य बिंदु हमने O मान लिया। जैसे पूरी प्रणालिका ऐसे ऐसे है स्प्रिंग जैसे, तो ये हमने उसका मिड पॉइंट मान लिया O। धारावाही प्रणालिका की जो इधर की आधी डिस्टेंस है, लंबाई है, वो हमने L मानी, और बाकी इधर की आधी लंबाई भी हमने स्मॉल l मानी हुई है। फर्क बस इतना है कि अगर हम इस मिड पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान करके चलें, इसको मूल बिंदु लेकर के चलें, तो इधर के डिस्टेंस हमने +L लिख ली है, और इसके इधर लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हमने -L लिख लिया है। मध्य बिंदु के इधर +L और मध्य बिंदु के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव -L हमने लिख लिया। और एक चीज, ये जो परिनालिका है आपकी, परिनालिका में ऐसे स्प्रिंग जैसे बनी होगी। अब स्प्रिंग में ये ऐसा बीच में से एक्सिस जाएगी। हमने मान लिया कि प्रणालिका में जो ऐसा रिंग बने हुए हैं, ऐसे छल्ले बने होंगे, उन छल्लों में से हर छल्ले की त्रिज्या हमने a मान ली है। ये देखिए, ये एक्सिस है उसकी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये धारावाही प्रणालिका की अक्ष है, और अक्ष तो हर छल्ले के केंद्र से होकर जाती है ना। अब केंद्र से एक तरफ परिधि तक की जो डिस्टेंस है वो हमने a मान ली, और यही हमारी धारावाही प्रणालिका की त्रिज्या हो गई। तो ये हमने a मान लिया। मध्य बिंदु से स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये मिड पॉइंट है, और यहां से r डिस्टेंस पर, इसकी अक्ष पर हमने एक बिंदु P ले लिया है, और इस बिंदु पर ही हमें इस प्रणालिका की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके देखना है कि कितना आएगा। और एक चीज, प्रणालिका में हमने ये भी मान लिया है कि इसकी प्रति एकांक लंबाई में, इसकी 1 मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो स्मॉल n के बराबर है। हमने ये भी मान लिया हुआ है, समझ रहे हैं। और इसे आपको याद होगा, टर्न डेंसिटी कहा जाता था, स्मॉल n की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। ये हमने इससे पहले भी बातें कर रखी हैं स्मॉल n के बारे में। और ये भी आपने देखा कि अगर स्मॉल n का गुणा किसी भी लेंथ से करा दें, लंबाई से, तो उतनी दूरी में कितने फेरे पड़ते हैं ये हमको पता भी चल जाते हैं। इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हमने इसमें किए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। माना प्रणालिका की कुल लंबाई 2L। अभी हम बता के भी आए हैं कि प्रणालिका की जो टोटल लेंथ हमने मानी है वो 2L मानी। इसके बाद तथा प्रणालिका की एकांक लंबाई में फेरों की कुल संख्या स्मॉल n है। एक चीज और, प्रणालिका की टोटल लेंथ 2L है, लेकिन हमने इसका मिड पॉइंट मान लिया कि ये मूल बिंदु पर है। अगर ये मूल बिंदु पर है तो इसके राइट साइड का डिस्टेंस आप ये मान लो कि ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इस साइड में पॉजिटिव x पड़ता है, और इधर की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव x। तो मूल बिंदु से राइट का डिस्टेंस पॉजिटिव l, और मूल बिंदु से दूसरे साइड का डिस्टेंस l ही है, लेकिन वो डिस्टेंस क्योंकि दूसरी तरफ पड़ता है इसलिए हमने उसको कितना ले लिया, -L ले लिया है। हमने अभी भी पढ़ा एकांक लंबाई में फेरों की कुल संख्या स्मॉल n है। मतलब प्रणालिका अगर 1 मीटर लंबी है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है। अब 1 मीटर लंबी प्रणालिका में फेरों की संख्या स्मॉल n, जबकि हमारी प्रणालिका टोटल कितनी लंबी है, 2L मीटर। तो अगर एक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तब 2L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आएंगे, टोटल 2L इंटू n करना पड़ेगा। वही हमने लिखा था, प्रणालिका में फेरों की कुल संख्या को हमने कैपिटल N से लिखा है, n इंटू 2L हो जाएंगे। आगे माना प्रणालिका के प्रत्येक फेरे की त्रिज्या a है। प्रणालिका के प्रत्येक फेरे की त्रिज्या का मतलब
उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। मान लिया कि ये परिनालिका का एक फेरा आपको दिखाया जा रहा है और ये क्या है, परिनालिका की एक्सिस। तो त्रिज्या अगर आप नापोगे फेरे की तो कैसे नापोगे, इसकी अक्ष से किसी भी एक तरफ का डिस्टेंस नापोगे। तो ये अक्ष है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने a मान लिया है, वही हमने फिगर में आपको a दिखाया हुआ है। ठीक है, परिनालिका की अक्ष पर इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये परिनालिका की एक्सिस है, इसका मध्य बिंदु O है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर वो एक बिंदु हमने P मान लिया हुआ है और इसी बिंदु पर हमें धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और धारावाही परिनालिका किसकी तरह बिहेव करती है, एक दंड चुंबक की तरह। तो जब आप धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा तो आप समझ जाना कि वो किसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र है, वो दंड चुंबक की वजह से भी वही चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं। छोटी सी बात ये कि अगर हमारे पास एक धारावाही कुंडली है, करंट कैरिंग कॉइल, धारावाही कुंडली अगर हमारे पास है, उस कुंडली में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके सेंटर से ऐसा ये अक्ष जाती है। अक्ष पर कुछ दूरी पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। क्या आता है वो फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो एक कॉइल है, ये कॉइल का सेंटर है और ये उस कॉइल की एक्सिस है। तो ये क्या है, ये है धारावाही कुंडली। ये हमने धारावाही कुंडली की त्रिज्या कितनी मान ली, a। ये उस कुंडली का सेंटर है, ये उसकी अक्ष है। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, यहां स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट की वजह से इस धारावाही कुंडली की वजह से इस बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आती है। वो वैल्यू आती है म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये इसका फॉर्मूला आता है, जहां n क्या है, n है इस कॉइल में फेरों की कुल संख्या। इस कॉइल में जितने फेरे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N। I क्या है, I इसमें फ्लो होने वाली करंट है। A क्या चीज है, इस कुंडली की त्रिज्या। R इसके केंद्र से जितनी दूरी पर अक्ष पर बिंदु P है वो वाली डिस्टेंस R है और A फिर से इसकी त्रिज्या है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। अब आप सोचेंगे ये फॉर्मूला तो हमको मिला नहीं, तो बेटा मैं आपको बताऊं, ये 2020 में जो ये आपका सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया था, उस 30% सिलेबस के रिड्यूस करने पर हम ये समझ नहीं पाए कि ये चीज सिलेबस में बची है या नहीं बची है, इसलिए हमने आपको इसको नहीं बताया था। लेकिन क्योंकि आज यहाँ परिनालिका में हमको इसका यूज करना पड़ रहा है और फिर हमने उसको और सही से देखा सिलेबस में जाके, तो उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मुझे कुछ लग रहा है कि ये है सिलेबस में। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आज के लिए ये फॉर्मूला देख लें केवल आप, और इसके आधार पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है आप निकाल लीजिए। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम अभी नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो ये हम समझ नहीं पाए हैं, उसकी जो लैंग्वेज लिखी थी सिलेबस में, इसलिए हमने आपको नहीं बताया था। बट आई थिंक ये सिलेबस में है, और ये कहां पर आएगा
बायो-सेवर्ट के जो लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे हमने, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे, उसमें जो भी अनुप्रयोग पढ़े थे एक अनुप्रयोग उसका ये भी था, लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम समझ नहीं पाए तो हमने इसको पढ़ाया नहीं आपको। मुझे लगा कि ये नहीं है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि इसका यूज यहां पर हो रहा है तो अब मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये जरूर होगा और इसकी क्योंकि जरूरत मुझे यहां पड़ रही है। तो अभी आप फॉर्मूला देख लो, समझ लो, इसको डिराइव कर लो। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं इसको डिराइव करके आपको दिखाता हूं कि ये क्या वैल्यू है, क्यों ऐसे आ जाती है, कैसे करते हैं हम इसको। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, ये एक धारावाही कुंडली है। ये धारावाही कुंडली ऐसी कॉइल है, इसमें कई फेरे ऐसा लिपटे होंगे। तो ये जो कॉइल है, हाँ और एक चीज बता दूं, ये कॉइल का क्या है, ये चीज कॉइल का क्या है, ये सेंटर, ये चीज कॉइल की क्या है, एक्सिस। तो है क्या, इसमें हमने करंट फ्लो करवाई है और इस करंट की वजह से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमने किया था बायो-सेवर्ट के लॉ से, और आपको मैं याद भी दिलाऊं उसका फॉर्मूला जो आया था वो आया था μ0/2 I/R, और इस पर बेस्ड कई सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी हमने आपको बताए थे, अर्धवृत्त, 1/4 वृत्त, और फिर ऐसा सेक्टर जैसा बना के भी हमने दिखाया, लेकिन क्योंकि मुझे लगा नहीं कि ये है तो हमने नहीं पढ़ाया था आपको। खैर, ये अक्ष पर, सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इतना, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला दे रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, अक्ष पर। अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो करंट यहां फ्लो हो रही है, इस करंट की वजह से एक्सिस पर यहां अगर कोई पॉइंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो फॉर्मूला वहां से मिलता है हमको। मैं फिर से एक बार बताऊं, हर एक चीज देखते जाएं। μ0/2 तो क्या है, कांस्टेंट है। n क्या चीज है, n है इस कुंडली में फेरों की कुल संख्या, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल N है यहां पर। I क्या चीज है, कुंडली के प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा। A क्या चीज है, कुंडली की रेडियस, ऐसे जो रेडियस यहां से ये मेजर की जाएगी ये A के बराबर है। R क्या चीज है, कुंडली के केंद्र से उसकी अक्ष पर जो बिंदु P है वहां तक की दूरी, ये स्मॉल r है। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस स्मॉल r है। ए फिर से कुंडली की त्रिज्या। तो सारे सिंबल जो इसमें यूज हो रहे हैं अभी आपको समझ आ गए, ठीक। इसके आधार पर ही हम अपने फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से और देखिए, हमने क्या मान लिया, थोड़ा सा यहां से x डिस्टेंस पर, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ये x डिस्टेंस पर, क्योंकि कॉइल के जो फेरे ऐसे लगे होंगे सोलेनॉइड के, हमने माने कि ये फेरे ऐसा बहुत नजदीक नजदीक हैं। फेरे कैसे हैं, बहुत पास पास इसके टर्न्स लगे हुए हैं। अगर बहुत पास पास टर्न्स लगे हुए हैं तो हम एक काम कर लेते हैं, इतनी डिस्टेंस तक के टर्न्स हम पूरे काउंट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, छोटी सी डिस्टेंस है dx। अब इस dx लंबाई में परिनालिका के कितने फेरे आएंगे, कुछ दिख रहा है आपको, कितने फेरे आएंगे, 3, 2, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक तरीका है, 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे होते हैं, स्मॉल n। 1 लंबाई में कितने फेरे हैं, तो dx लंबाई में कितने फेरे होंगे, स्मॉल n इंटू dx। ऐसा नहीं है कि हमने बना दिया फिर आप वही गिन के बता दो हमको, ऐसा नहीं होता। आपके पास उसका एक मेथड है। हम तो फेरे दूर दूर भी बना सकते हैं ना, तो मेरे बनाने में उतने पास पास नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको अपने लॉजिक के हिसाब से चलना है। मैं फेरे ऐसे बना के और फिर इतनी बड़ी डिस्टेंस ले लूं और आपसे पूछूं तुम्हें इसमें कितने फेरे आएंगे, तो इसमें तो एक और फेरा नहीं आया, फिर तो आप क्या कहोगे, 0 फेरे। ऐसा नहीं करेंगे आप। आपको क्या करना है, 1 लंबाई में फेरे मालूम है ना आपको, स्मॉल n हमेशा यूज करो ना उसको। तो dx लेंथ में कितने फेरे,
n इंटू डी एक्स। ठीक है, नहीं समझ में आया आपको? आपको यही करना है, जबरदस्ती यहां के फेरे काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा तो हमने बेटा क्या किया, इसके मध्य बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ये देखिए x डिस्टेंस है, और x डिस्टेंस यहां के मध्य तक की लेनी है आपको। ये x डिस्टेंस पर dx लेंथ हमने इसकी ले ली। अब इस dx लेंथ में कुछ फेरे पड़ेंगे आपके, जो भी फेरे पड़ेंगे कितने होंगे, स्मॉल n इंटू डी एक्स। हम ये करना चाहते हैं, इतने जो फेरे पड़ेंगे, ये जो फेरे पड़ेंगे, इस इतने फेरों की वजह से, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, इतने टर्न्स की वजह से इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें भी तो कुछ फेरे आ रहे थे, कितने फेरे हमने इसमें माने हैं टोटल, n। तो इसमें जब कुछ फेरे आ रहे थे, उन फेरों में बहने वाली धारा की वजह से अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र बनाया हमने। तो आज भी हमने वही तो कर लिया। यहां पर हमने क्या कर लिए, इतनी दूरी तक के फेरे ले लिए, बड़ी छोटी सी डिस्टेंस है dx। इस छोटी डिस्टेंस में जितने भी फेरे आएंगे वो लगभग ऐसे आपको दिख सकते हैं, इस तरीके से। कितनी डिस्टेंस में हमने लिए, dx डिस्टेंस में जितने फेरे आएंगे उनकी वजह से आप देखिए, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने कितना माना है, ये O है। यहां से x डिस्टेंस पर ये ऐसा एक कुंडली हमने मान ली। अब ये कुंडली कितनी लंबाई की है, dx उसकी मोटाई है। तो dx केवल बस इसलिए ताकि हम उसके पूरे फेरे काउंट कर सकें, बस इस वजह से। dx अगर लेंथ हम कहेंगे तो आप फेरों की संख्या हमको n इंटू dx बता दोगे, नहीं तो फेरों की संख्या आप कैसे बताते हम, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मध्य बिंदु ये जो O है आप देख रहे हैं, यहां से x दूरी पर dx डिस्टेंस तक की कॉइल हमने ले ली। dx डिस्टेंस तक की कॉइल में टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स रहेंगे वो रहेंगे n इंटू dx। तो इस कॉइल में इतने फेरे हैं अब टोटल। इसमें करंट हर फेरे में I फ्लो हो ही रही है। यहां से आप थोड़ा देखें, वैसे तो ये डिस्टेंस यहां से है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, r। ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, देखो O से लेकर और P तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, r है। ये इसकी रेडियस कितनी है, a हमने मानी हुई है। तो उस फॉर्मूले को देखो और इसको अब देखो, लगभग सेम नक्शा यहां पर और वहां पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप बता सकते हैं मुझे, इस कॉइल में जिसमें हर फेरे में I धारा है और इसमें फेरों की कुल संख्या कितनी है, n इंटू dx, इनसे इतनी दूरी पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बताएंगे आप। देखिए ये टोटल कितना है r, उसमें से ये x माइनस कर दो, तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस x। तो इस कॉइल की वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, हम सबसे पहले इसको देखना चाहते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे और इसके आधार पर आप सोचिए और मुझे अभी बताइएगा। dx लंबाई की परिनालिका, ये dx लेंथ बड़ी छोटी सी लेंथ है। dx लंबाई की परिनालिका के द्वारा जब हम कहते हैं dx लंबाई की परिनालिका, तो वो एक छोटी सी कॉइल जैसी आपको दिखेगी। ये जैसे है इतनी dx लेंथ है, बस ये वाली इतनी। अब इतनी dx में लेंथ में कुछ फेरे तो आ जाएंगे, इसकी वजह से केवल हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाहते हैं आपसे। पूरी सोलेनॉइड तो इतनी बड़ी है, देखो पूरी जो परिनालिका है वो इतनी लंबी है, उस परिनालिका में से हमने बीच में से बस इतनी सी मोटी परिनालिका केवल निकाल ली। इस परिनालिका की मोटाई dx है,
तो फेरे कितने आ गए, n इंटू डी एक्स। इसकी वजह से अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड हम चाहते हैं, वो आप सोच समझकर बताइए। dx लंबाई के परिनालिका के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि परिनालिका का हमने बड़ा छोटा सा टुकड़ा लिया है, बड़ा छोटा सा हिस्सा लिया है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को भी हम, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा ही बनेगा, इसलिए हम उस मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं dB। क्या आपको मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? फिर से, इतनी लंबी सी ये क्या है, परिनालिका। उस परिनालिका में मैं पूरी परिनालिका की वजह से आपसे नहीं पूछ रहा हूं, परिनालिका के हमने केवल छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इतना छोटा कि इसकी मोटाई कितनी है, dx। लेकिन उस dx मोटाई में भी परिनालिका के कुछ फेरे तो आ गए होंगे कि नहीं आ गए होंगे? कितने फेरे आ गए होंगे, n इंटू डी एक्स। अब इसको हमने अलग निकाला, तो जब यहां से ये वाला टुकड़ा अलग निकाल के लाएंगे तो वैसा कुछ दिखेगा आपको। O से यहां तक का डिस्टेंस r है, O से यहां तक का डिस्टेंस हमने x मान लिया है, ठीक। तो इस कॉइल की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल यही पूरा नक्शा आ गया कि नहीं आ गया? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, उसकी हेल्प से मुझे बताइए क्या बनेगा। सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 2। अब ये बताएं इस फॉर्मूले में कि कैपिटल N यहां पर क्या चीज है, कुंडली में फेरों की कुल संख्या। यहां पर जो हमने यहां से कॉइल निकाली है उसमें फेरों की कुल संख्या कितनी है, n इंटू डी एक्स। वेरी गुड, n इंटू डी एक्स, इतने हैं फेरों की कुल संख्या उसमें। अच्छा, अब उसके और बगल में क्या लिखना चाहिए मुझे, ये लिखना चाहिए कि एक फेरे में कितनी करंट बह रही है, तो इसके हर फेरे में कितनी करंट बह रही है, I करंट हमने हर टर्न में फ्लो करवाई है, तो I लिख देंगे। और कुछ लिखना है बगल में, a स्क्वेयर। a यहां पर क्या है, इस कुंडली की त्रिज्या। यहां पर भी तो कुंडली की त्रिज्या हमने कितनी मानी है भाई, देखो ना, ये कॉइल की रेडियस हमने a नहीं मानी सोलेनॉइड की, तो ये रेडियस a है, तो यहां पर हमने क्या लिख देना चाहिए, a स्क्वेयर अपॉन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब यहीं पर, r क्या चीज है इसमें बताओ, r क्या चीज है, कुंडली के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी, ठीक है। तो अब प्लीज मुझे बताओ कुंडली के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी कितनी लेंगे, वेरी गुड, r माइनस एक्स। r तो नहीं लेंगे ना, x भी नहीं लेना है, क्या लेना है, r माइनस एक्स लेना है, क्योंकि r माइनस एक्स ही ये डिस्टेंस है, r माइनस एक्स। और उस r माइनस एक्स का करना क्या है, r का क्या किया गया, स्क्वायर, तो r माइनस एक्स का भी आपको स्क्वायर करना है, प्लस। ये बात कुछ समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके बाद a लिखना है और उसका भी स्क्वायर करना है। a क्या चीज है, इस कुंडली की त्रिज्या, तो यहां जो हमने कॉइल निकाली है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी भी त्रिज्या a है, तो कुंडली की त्रिज्या लिखनी है और उसका भी स्क्वायर करना है। अभी और कुछ बाकी रह गया, बस हो गया। हाँ, उसके ऊपर पावर हमको लगानी है 3/2 पावर लगानी है। तो अब आप बताएं क्या ये वाली चीज समझ में आ गई? तो ये क्या आया, ये आया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड, आंसर है अक्ष पर बिंदु P पर। किसकी वजह से, पूरी परिनालिका की वजह से या परिनालिका का एक छोटा सा हिस्सा निकाला गया है, परिनालिका का एक छोटा सा हिस्सा निकाला गया है जो कि आपको ऐसा कॉइल जैसा दिखता है, ठीक है, उसकी वजह से केवल निकाला है हमने। अब हमने तो पूरी परिनालिका की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें केवल इतनी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें पूरी परिनालिका की वजह से चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो आपके पास तरीका है क्या, दो तरीके हैं, अब जो बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पहला मेथड, जो इतनी लंबी परिनालिका आपकी है उसमें अभी हमने एक dx लिया हुआ है, फिर अगला dx लो, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर अगला dx लो, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर नेक्स्ट dx, फिर नेक्स्ट, ऐसा करते करते
पूरी प्रणालिका में कितने डीएक्स बनेंगे? असंख्य। और उन असंख्य डीएक्स की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। जो मैग्नेटिक फील्ड सब की वजह से निकले उसके बाद सबको क्या करो? ऐड करो। तो ये तो प्रोसेस सही नहीं है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पे जब एक डीएक्स की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम है और पूरी सोलेनॉइड की वजह से निकालनी है, तो हमारे पास एक तरीका और भी है, और वो तरीका बहुत यूज करते हैं आप। कौन सा मेथड है? कैलकुलस का मेथड। और कैलकुलस का मेथड में इंटीग्रेशन। याद आया कुछ आपको? तो एक छोटी सी कॉइल की वजह से हमने निकाल लिया है। अगर आपको पूरी परिनालिका की वजह से निकालनी है तो आप इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है? इसलिए पूरी परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरी परिनालिका के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को कितना लिखेंगे? कैपिटल B। और उसके लिए इस dB का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। अब एक चीज और, ये इंटीग्रेशन की कुछ लिमिट है, तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी? थोड़ा ध्यान से सभी देखिएगा। ये वाली जो छोटी सी कॉइल हमने यहां से ऐसा निकाली है, ये कॉइल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर पड़ती है? x डिस्टेंस पर। बात समझ आई आपको? नहीं समझ आया? ये छोटी सी कॉइल इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पड़ती है। अब थोड़ा सा मुझे बताइए, अभी ये dx हमने यहां लिया है, अगर हम छोटे छोटे बहुत सारे dx बनाते तो हम स्टार्ट कहां से करते? देखिए, स्टार्ट हम यहां से करते, पहला dx, दूसरा dx, तीसरा dx, चौथा, पांचवा, ऐसे जितने dx बनते लास्ट तक यहां तक जाते। तो ध्यान से सुनिए, dx की केंद्र से दूरी कितनी मानी गई है? x। अगर dx पहला dx लिया होता हमने, पहला dx, तो ये पहला dx कहां पर लेते? यहां। पहला dx जब यहां पर होता तो केंद्र से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता? -l। देख रहे हैं आप? भाई आपने ये कॉइल का dx यहां लिया कि नहीं लिया? लेकिन ऐसा तो है नहीं एक ही dx लेंगे, वो हमारे पास मेथड है तो हम एक dx लेके कर लेते हैं। अदरवाइज अगर इंटीग्रेशन का प्रोसेस ना होता आपके पास तो आपको मजबूरन हर dx की वजह से b निकालना होता और इसके बाद उसको ऐड करना पड़ता। तो आप जब dx लेना स्टार्ट करते तो फर्स्ट dx कहां पर आता आपका? यहां से शुरू करते एक तरफ से, ये dx, फिर अगला dx, अगला dx, अगला अगला, और ऐसा करते लास्ट में कहां जाते? तो आपका फर्स्ट dx कहां होता? यहां। अगर फर्स्ट dx यहां है तो उस समय सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता? तो उस समय आपके x की वैल्यू कितनी होती? -l। और ऐसा करते जब लास्ट dl में पहुंचते तब सेंटर से डिस्टेंस यहां तक की कितनी होती? l होती। तो इस x की जो लिमिट होगी वो इधर -l से लेकर दूसरी ओर कहां तक जाएगी? +l तक जाएगी। सो फ्रॉम -l टू +l। अब आप मुझे बताएं क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ आया? आगे आपको मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी सोलेनॉइड है उसमें फर्स्ट dl यहां, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे dx आप मानते, लास्ट dx यहां कोने में पड़ता आपका। तो जब फर्स्ट dx यहां रहता उस समय सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से dx तक का डिस्टेंस हमने x माना है, उस समय सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस होता -l। और जब लास्ट dx यहां पर मानते जाके उस समय सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस होता +l। तो हमारे इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स बनेंगी वो बनेंगी फ्रॉम -l टू +l। अब सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया ये? अब हमने इसमें वैल्यूज अप्लाई करनी है भाई। चलिए वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू हमको लिखनी है, ये पूरा db हमको नोट करना है। तो हम लिख देंगे μ0/2
एन इंटू डी एक्स इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये dB की जगह आ गया पूरा। लिमिट्स हैं आपकी -L से +L तक। ठीक, अब समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन करने में तो जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं, उनको बाहर ले लेते हैं, वेरिएबल टर्म्स आप अंदर रखते हैं। तो इसमें कांस्टेंट्स को बाहर करिए, वेरिएबल्स को अंदर ले लीजिए। b इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स बाहर कर रहे हैं तो μ0/2 स्मॉल n कांस्टेंट है, एकांक लंबाई में पेड़ों की संख्या है ना, तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। इसके बाद करंट जो फ्लो हो रही है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि वो चेंज तो नहीं हो रही ना। परिनालिका की जो त्रिज्या है वो भी कांस्टेंट है, वो बार बार बदलेगी तो है नहीं। अपॉन इसमें dx कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कभी dx यहां है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। और dx अपॉन ये सब चीजों में से फिर कुछ कांस्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2 फ्रॉम -L टू +L। और तो कुछ नहीं बचा, μ0 स्क्वेयर अपॉन 2 dx अपॉन इतना। ठीक है, अब इसमें ये टर्म हमारा वेरिएबल टर्म आपका बचेगा। अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। अब इस पोर्शन की प्रॉब्लम बेटा ये है, इंटीग्रेशन करने में ये अभी भी ये हिस्सा जो नीचे आप देख रहे हैं ये हिस्सा अभी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उतना इजी नहीं है इसका इंटीग्रेशन करना। तो अब हम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना उतना इजी नहीं है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहां पर एक लिबर्टी ले लेते हैं, एक छोटी सी चीज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थोड़ा आप गौर से देखिएगा। x क्या है यहां पर, सेंटर से dx मोटाई की जो कॉइल है उसकी डिस्टेंस, और r क्या है, सेंटर से बिंदु P तक की दूरी। तो हमने, अब आप थोड़ा सा देखो, ये डिस्टेंस जो x है वो सिर्फ इतनी बड़ी है, डिस्टेंस r इतनी बड़ी डिस्टेंस है। हमने ये मान लिया कि परिनालिका के केंद्र से जो बिंदु P है ना वो बहुत दूर है। अगर पॉइंट काफी दूर पड़ेगा तो ये स्मॉल r की लेंथ जो होगी, स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप अगर ये पॉइंट P यहीं ले लोगे तो r छोटा हो जाएगा, अगर ये पॉइंट P और दूर लोगे तो r थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट P है वो इसके सेंटर से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो r तो बहुत बड़ा हो जाएगा, किसकी तुलना में, x की तुलना में। तो हम मान लेते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तब अगर r x की तुलना में बहुत बड़ा है तो r बड़ा है, x बहुत छोटा है उसकी तुलना में, तो x को फिर हम इस फार्मूले में क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ना के बराबर मानकर उसको हम यहीं से लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो μ0/2 n इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x जब छोड़ देंगे तो r स्क्वेयर बचेगा प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2 फ्रॉम -L टू +L। अब बताएं यहां तक में अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, इतना समझ आ गया? अच्छा, अब फिर से थोड़ा ध्यान से देखें, ये r स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्या है, इसको जरा गौर करिए। r सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस है, ये परिनालिका का हमने छोटा सा छल्ला बनाया, इतना बड़ा छल्ला, और ये डिस्टेंस कितनी है, r।
यहां पर सेंटर है O, ये वाला O यहां पर है, ठीक है। A कितना है, ये डिस्टेंस A है, ये वाली डिस्टेंस तो A के बराबर है। अगर हम आपसे पूछें कि ये R है, ये रेडियस A है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए। ये एक समकोण त्रिभुज जैसा नहीं दिख रहा है आपको? अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये R है, ये A है, इनमें से एक लंब है, एक आधार है, और 90 डिग्री के ठीक सामने ये वाली साइड कर्ण का काम करेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी √r² प्लस a²। यही डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, अगर हम इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर लें तो ये कितना हो जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर कर लें तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर से एक्चुअली ये डिस्टेंस कितनी है? r। हमने क्या कर लिया? डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये बन गया r²। और ये डिस्टेंस एक्चुअली कितनी है? r² प्लस a²। स्क्वायर करने पर ये कितना हो गया? r² प्लस a²। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये इसका छल्ला इतना जरा सा। अब मैं सीधी सीधी बात पर आता हूं, इस डिस्टेंस को, ये जो r² है, और इसको देखिए, आपको कैसी लग रही है? क्या इन दोनों में कोई आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा लंबी होगी और कोई बहुत ज्यादा छोटी होगी? अगर आप ध्यान से देखें तो ये r² की वैल्यू और ये r² प्लस a² की वैल्यू में कोई बड़ा फर्क नहीं लग रहा होगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि r² और r² प्लस a² में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और वैसे भी हमने पॉइंट P तो बहुत दूर मान लिया है, अभी अभी हमने लिखा। तो अगर पॉइंट P बहुत दूर है, अभी इतनी दूर है, तो आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं समझ आ रहा है। अगर और दूर कर देंगे तब तो ये जो डिफरेंस थोड़ा बहुत लग भी रहा है, आपको ये लगने लगेगा कि दोनों चीजें आपस में कैसी हो गई हैं, बराबर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में लेकर के, और r² प्लस a² की जगह हम r² ही लिख दें, क्योंकि लगभग इसकी वैल्यू और r² की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपस में लगभग कैसी हैं? दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। आप ना भी लें, अगर अंडर रूट लगाए रहें कि तो डिस्टेंस है, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो ठीक है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपका √r² प्लस a² है, उसको आप कितना ले सकते हो? r, क्योंकि ये दूरी और ये वाली दूरी लगभग एक दूसरे के बराबर। बिल्कुल तो बराबर नहीं होगा, ये तो सच है। ये चाहे थोड़ा सा ही r से बड़ा हो, थोड़ा तो बड़ा होगा ही, लेकिन क्योंकि अंतर बहुत छोटा है, इसलिए हम √r² प्लस a² को किसके बराबर ले सकते हैं? r के बराबर। तो जब हम √r² प्लस a² को r के बराबर ले सकते हैं, तो फिर r² प्लस a² को किसके बराबर ले सकते हैं? r² के बराबर। वो हम अब यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं b इज इक्वल टू μ0/2 इंटू n इंटू i इंटू a² इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, आप dx अपॉन r² प्लस a² को क्या लिख दोगे? r² लिख दोगे। देखो बेटा, इस पूरे को r² लिखा, अभी इसके ऊपर पावर हमको कितनी लगानी है? 3/2 फ्रॉम -l टू +l, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं। ये बात समझ में तो आ गई आपको? अब और सॉल्यूशन करिए। यहां देखो r² टू द पावर 3/2, इसका ये 2 इसके 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगी? b की वैल्यू बचेगी μ0/2 n इंटू i इंटू a² इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन r³ बचेगा फ्रॉम -l
2 प्लस एल। अब ये बताएं आर क्या है? परिनालिका के केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी। ये तो एक बार जितना आप मान लोगे आर की ये डिस्टेंस है तो वो तो उतनी बनी रहेगी ना, आर तो बार बार चेंज नहीं होगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब बाहर निकाल लिया हमने इसको भी। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 2 आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। आपने देखा हमने क्या क्या कम कर दिया। जो पहले कठिन था, काफी डिफिकल्ट लग रहा था इंटीग्रेशन करना, उसको धीरे धीरे हमने रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। आप देखिए, और किस आधार पर हटाया ये बातें समझ में आई। पहले x किस आधार पर हटा कि r x की तुलना में बहुत बड़ा है, तो उसकी तुलना में अगर x छोटा तो हटा दिया उसको। इसके बाद आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे कौन आ गया? आर स्क्वायर, क्योंकि जो कर्ण था उसमें वो उस आधार के लगभग बराबर था। हाँ, थोड़ा बड़ा तो होगा, देखो एक्चुअली देखने जाओगे थोड़ा बड़ा रहेगा ही, लेकिन लगभग जब बराबर होगा तो फिर हम थोड़े से डिफरेंस को नहीं देखेंगे, इसलिए हमने इसकी जगह आर स्क्वायर ले लिया और इस तरह से बड़ा छोटा हो गया। अब dx का इंटीग्रेशन करना आपको आता है। dx का इंटीग्रल क्या होता है? म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। dx का इंटीग्रल होता है x फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। ठीक है, लिमिट अप्लाई करनी है अब हमको, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब। सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस, अब इसे x की जगह लोअर लिमिट। तो x की जगह जब माइनस एल लिखने जाओगे वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इस तरीके से ये कितना बन गया? इस तरह से ये बन गया 2l। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन 2r क्यूब इंटू 2l। अभी आंसर नहीं आया हमारा, अभी और हमको कैलकुलेट करना है। ये जो b की वैल्यू अभी इतनी आई है, इसमें हम क्या करते हैं, अंश और हर में दोनों जगह 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा ये, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर इंटू 2l अपॉन 2r क्यूब है। इसमें 2 पाई से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 2 पाई को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई बन जाएगा और फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिल जाएगा। और हम जानते हैं इसका ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है। इसको बनाने के लिए भी और हमें ऊपर पाई की आवश्यकता भी है। जरा अभी आप देखेंगे कहां पर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ये लिख दिया हमने और बेटा इस 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 4 पाई हो गया। देखो म्यू नॉट हो गया और 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करा के 4 पाई। अब और जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां पर नंबर्स को सेट करना चाहता हूं थोड़ा सा। इसके बाद ये वाला 2 हम लिख देते हैं, समझ आया आपको? इसके बाद हम ध्यान से देखना, ये n इंटू 2l लिखना चाहते हैं, n इंटू 2l एक साथ हमने कर दिया, दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया हमने। और इसके बाद यहां पर बच रहा है i बच रहा है, ए स्क्वायर भी बच रहा है और पाई भी तो बच रहा है, तो हमने पाई ए स्क्वायर भी लिख दिया अपॉन में r क्यूब। अब देखिए कुछ बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर ये वाला 2 लिखा, n इंटू 2l कर दिया, i लिखा, इस पाई के साथ ए स्क्वायर r क्यूब, सारी चीजें हमने लिख दी। अब अभी अभी आपने ऊपर जब लिखावट की थी तो याद करिए ये क्या था, n इंटू 2l, ये है परिनालिका में फेरों की कुल संख्या और इसको हमने कैपिटल N से लिखा था। ये क्या चीज है, i, पाई ए स्क्वायर। थोड़ा गौर से देखिए, अगर ये परिनालिका की एक छोटी सी कॉइल हमने निकाली हुई है
और इसकी त्रिज्या, ये ए क्या चीज है, इसकी त्रिज्या मानी गई है। तो ये अगर एक परिनालिका की एक छोटा सा रिंग है और उसकी त्रिज्या ए है, तो अगर मैं पूछूं कि इस सर्कल की त्रिज्या ए है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो आप एरिया कितना बताओगे, पाई ए स्क्वायर। और आप देखें पाई ए स्क्वायर ही तो लिखा है। तो अगर परिनालिका की त्रिज्या ए है तो पाई ए स्क्वायर क्या बना, परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को हम कैसे से लिख देंगे, कैपिटल ए से लिख देंगे। ये एरिया बन गया ना, त्रिज्या ए है तो एरिया पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब आप बताएं कि आप इसको पहचानते हैं, इसको इससे पहले कभी नजर में आया है आपकी, ये एन आई ए, ये हाँ, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है परिनालिका का। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से लिखते हैं अपॉन आर क्यूब। यहां मैं बता दूं, जहां कैपिटल एम की वैल्यू है एन इंटू आई इंटू ए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप देख रहे हैं अक्ष पर आर डिस्टेंस पर जो फॉर्मूला मिला मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब है। और ये वही फॉर्मूला है जो दंड चुंबक के लिए आज से सैकड़ों सालों पहले बना दिया गया था। केवल किस आधार पर, समानता के आधार पर। उसका उस समय डेरिवेशन नहीं किया गया था, लेकिन आज बहुत सालों बाद जब डेरिवेशन किया गया, आप देखें वही फॉर्मूला मिल रहा है। इसका मतलब है दंड चुंबक के लिए जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। और यहां से अब हम और कंफर्म हो चुके हैं कि जो हमारी धारावाही परिनालिका होती है, देखो ध्यान से दो बातें, धारावाही परिनालिका और दंड चुंबक दोनों की बल रेखाएं आप पहले देख चुके हैं। सेम फील्ड लाइंस आई थी दोनों की, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र भी अब अक्ष पर आप देख चुके, दोनों के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र सेम आ रहा। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम। इससे क्या अर्थ निकलता है, इससे अर्थ निकलता है कि जो धारावाही परिनालिका है यह बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करती है, दंड चुंबक की बात भी बिहेव करती है। कुछ भी अलग है ही नहीं, जो फॉर्मूला उसके लिए वही इसके लिए, जो लाइन उसके लिए वही लाइन इसके लिए, तो सारा कुछ बिल्कुल सेम है। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है अतः स्पष्ट है कि धारावाही परिनालिका स्पष्ट है कि धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इट मीन्स करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट, या बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यही हमको प्रूव करना था और ये लास्ट में हमने प्रूव कर दिया है। अब आप मुझे एक बार बता दीजिए लास्ट में, इस पूरे डेरिवेशन में कोई डाउट तो नहीं मिला आपको, समझ आ गया पूरा? तो ठीक है, आप इससे नोट कर ले, इसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।